नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी के 10वें चैप्टर को लेकर के। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ऑन आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। इस चैप्टर में हम लोग मोटा मोटा ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो यूनिवर्सल्स हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, ये फिजिकल एंटिटीज नहीं है, ये मेंटल एंटिटीज नहीं है। तो फिर इसके परे अगर वो एंटिटी है तो हम उसे जानते कैसे। तो रसल शुरुआत करते हैं एक पुराने डिस्कशन को लेकर के, जो एक्वेंटेंस और अब्स्ट्रैक्शन को लेकर के, हाउ वी परसीव यूनिवर्सल्स इन सेंस डेटा। तो दो तरीके वो बताते हैं कि जिससे हम यूनिवर्सल परसीव करते हैं, और पहला जो तरीका है वो है एक्वेंटेंस के थ्रू, जिसे हमने नॉलेज बाय एक्वेंटेंस हमने पहले डिस्कस कर रखा है। और दूसरा है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो दो तरीके बताए गए हैं, एक्वेंटेंस और डिस्क्रिप्शन। अब क्या क्वालिटीज होती हैं यूनिवर्सल में? यूनिवर्सल्स में जैसे कलर हो सकता है, साउंड हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। ये सब वो यूनिवर्सल्स हैं जो कि आप सेंस डेटा के थ्रू डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं। वाइट, रेड, लाउड, ये सब जो आप परसीव कर रहे हैं, ये आप सेंस डेटा से डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं। हम इनके अलग अलग इंस्टेंसेस को देखते हैं, और इनके इंस्टेंसेस को देख करके, जो मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या यूनिवर्सल के, तो इनके मल्टीपल इंस्टेंसेस को देख करके हम कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए, लगभग 100 साल पहले रसल कैसे कॉग्निटिव साइंस के बारे में बात कर रहे थे। उनके जो डिस्कशन थे वो कॉग्निटिव साइंस से रिलेट कर रहे थे। फिर हमने पिछले चैप्टर में ये भी डिस्कस किया कि जो रिलेशन है वो भी एक यूनिवर्सल है, और हम कैसे जो रिलेशंस हैं और उनकी नॉलेज हम देखते हैं। तो रसेल ने दो प्रकार के रिलेशंस दिखाए हैं, या दो प्रकार के रिलेशंस की चर्चा की है। और पहला तो है स्पेशियल रिलेशन, और दूसरा है टेम्पोरल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन और टेम्पोरल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन जो होता है वो आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। कोई चीज किसी के लेफ्ट में है, किसी के राइट में है, कहाँ पे है, तो ये सब आप एक्सपीरियंसेस से स्पेशल रिलेशन को समझते हैं। टेम्पोरल रिलेशन को आप इन्फर करते हैं सीक्वेंस से, किसी चीज का एक के बाद एक होना है। मतलब T1 पे किसी एक चीज का होना, T2 पे किसी एक चीज का होना। तो ये जब आप सीक्वेंस देखते हैं, तो इस सीक्वेंस से आप टेम्पोरल रिलेशन जो है वो आप इन्फर करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या रोल है? एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो हमें एक तरीके से अलाउ करता है कि हम क्वालिटीज और रिलेशन को समझ सकें, शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमें क्वालिटीज और रिलेशन को समझने में, इन्फर करने में मदद करता है। और स्पेस और टाइम, जैसा कि कांट कहते हैं, वो दो चश्मे हैं जिनसे लगा करके हम इस दुनिया को देखते हैं। कोई भी कॉन्टेक्स्ट, कोई भी एक्सपीरियंस आपका स्पेस टाइम में ही होगा, स्पेस टाइम के बाहर नहीं होगा। अब एक ग्राफ आप देख सकते हैं कि कैसे सेंस डेट, हम अभी तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया उसका एक डायग्राम है एक तरीके से। ये इसमें आप देख सकते हैं कैसे सेंस डेटा से सेंसिबल क्वालिटीज और रिलेशंस आप निकालते हैं। फिर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं और जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो आप निकालते हैं। और रिलेशंस जब आप देखते हैं जो है, तो वहां पे आप ऑर्डर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं परसीव्ड पैटर्न से, और वो आपको हेल्प करते हैं एक तरीके से नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल में। ठीक है। तो ये जो नॉलेज होती है, ये नॉलेज के अंदर स्पेस टाइम की जो समझ है वो निहित रहती है। अब हमने पिछले चैप्टर में ये भी चर्चा की थी कि कैसे रिजेम्बलेंस जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर हम दो शेड को, ग्रीन और रेड को कंपेयर करते हैं, तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि कौन से दो रंग एक जैसे हैं। ग्रीन के दो शेड्स को ले लीजिए, रेड के दो शेड्स को ले लीजिए, आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि कौन सा शेड किसके मिलता है, किससे मिलता जुलता है।
फिर ये ग्रेटर देन जो स्पेस वगैरह के लिए, स्पेस की समझ के लिए जो आपको इन्फर करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस से एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो ग्रेटर देन कहाँ से आता है? तो ग्रेटर देन जो है, ये आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपके दिमाग में ग्रीन कलर का एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर जब वो आपके सामने दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस आते हैं, तो फिर आप वहां से ये इन्फर करते हैं कि किसकी सिमिलैरिटी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट ग्रीन से है, या फॉर दैट मैटर रेड के साथ। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन की ये पद्धति है, ग्रेटर देन निकालने की जो पद्धति है, इससे डिग्रीज ऑफ रिजेम्बलेंस की, कौन सी चीज कितने हद तक, कितने डिग्री तक किसी दूसरे चीज के साथ रिजेम्बल कर रही है। फिर जैसे हमें डायरेक्ट एक्वेंटेंस होता है पर्टिकुलर सेंस डेटा के थ्रू, वैसे ही हमें डायरेक्ट नॉलेज होता है यूनिवर्सल रिलेशंस का। जैसे ही मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, जैसे ही आपको डायरेक्ट एक्वेंटेंस होता है, जैसे आपको पर्टिकुलर्स के साथ अपने सेंस डेटा के थ्रू, वैसे ही आपको डायरेक्ट नॉलेज होता है यूनिवर्सल रिलेशंस का। फिर अब ए प्रायरी और यूनिवर्सल्स पे क्या कहते हैं, रसल जो है ये ए प्रायरी वाले कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल से कनेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि डिस्कशन ऑफ यूनिवर्सल्स स्टेम्स फ्रॉम रसल इंक्वायरी इनटू हाउ अ ए प्रायरी नॉलेज इज पॉसिबल। फिर प्रिंसिपल जो प्रपोज करते हैं, वो रसेल ये प्रपोज करते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे कि 2 + 2 = 4 एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल, एक्सप्रेसेस अ रिलेशन बिटवीन टू यूनिवर्सल्स, रिलेशन इज आल्सो अ यूनिवर्सल। तो मैथ्स के कुछ ट्रुथ्स जो हैं, मैथ्स का जैसे कि अगर एक ट्रुथ है कि 2 और 2 4 होता है, तो ये एक प्रकार से रिलेशन एक्सप्रेस करता है 2 के कॉन्सेप्ट और 4 के कॉन्सेप्ट। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे कि आपका 2 + 2 प्लस का एडिशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है, फिर जोड़ने के बाद इक्वल टू का कॉन्सेप्ट लग जाता है, इक्वल्स का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो वैसे ही कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, वो कॉन्सेप्ट का बना है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो है बताए हैं रसेल ने कि ए प्रायरी होते हैं। तो इससे वो सजेस्ट करते हैं कि सारे ए प्रायरी यूनिवर्सल्स जो हैं, या जो हमारी ए प्रायरी नॉलेज है, वो यूनिवर्सल्स के बीच में संबंध को निर्देशित करती है या दिखाती है, या उनके संबंध को हमें समझाती है। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि जो ए प्रायरी नॉलेज है, वो यूनिवर्सल्स के बीच में जो रिलेशन है, उसके साथ एक्सक्लूसिवली डील करती है। फिर एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये हो सकता है ए प्रायरी नॉलेज का, कि पर्टिकुलर्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज के साथ, जो रसल कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल्स के बीच में रिलेशन है। तो दूसरा कोई मत हो सकता है, वो ये कह सकता है कि वो पर्टिकुलर्स हैं प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, रेदर देन यूनिवर्सल्स। अब जो रसल कह रहे हैं, अब जो यहाँ से बात निकलती है, वो ये निकलती है कि any 2 + 2 and 2 and other 2 are 4, कहीं का भी आप 2 लो और कहीं से आप दूसरे जगह पे दूसरा 2 लो, तो वो हर जगह 4 होता है। तो रसल अपना क्लेम डिफेंड करने के लिए इस ऑब्जेक्शन को रेफ्यूट करते हैं, और कहते हैं कि जो ए प्रायरी नॉलेज है, वो स्ट्रिक्टली यूनिवर्सल रिलेशंस को डील करती है, या यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में है, rather देन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। रसल आर्ग्यू करते हैं कि जो ए प्रायरी प्रपोजिशंस हैं, वो यूनिवर्सल्स को कंसर्न करती हैं, rather देन पर्टिकुलर्स। अब इसको हम, इस प्रपोजिशन को हम टेस्ट करते हैं कि अगर हम 2 और 2 और 4 अगर हम इसे समझते हैं, तो आपको दो, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से एक एब्स्ट्रैक्ट, आपको जो एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसे हम यूनिवर्सल कहते हैं जो है, तो 2 और 2 4 कहने में आपको वो जो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है, वो आपको, उसके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। और आप, क्योंकि आप सारे 2 और 2 के 4 हो, आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन हमें रसल ने बताई थी। इसलिए ये अननेसेसरी है और इम्पॉसिबल है कि आप सारे 2 और 2 = 4 वाले इंस्टेंसेस को आप देख पाओ।
देखने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास एक बेटर थ्योरी है कि आप अपने माइंड में टू और टू को देख कर, वन को देख करके, टू को देख करके आप जो है अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हो, आप एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो टू का। फिर उसी कॉन्सेप्ट के साथ वो इंटरप्ले होता है, रादर देन सेंसेस के लेवल पे। वो कॉन्सेप्ट के लेवल पे, अंतर प्रत्यक्ष के लेवल पे वो डील होता है। अब डिस्टिंक्शन क्या है? अगर आप कोई जनरल स्टेटमेंट जो है वो आपका इंप्लाई करता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस एग्जिस्ट बट डज नॉट असर्ट एनीथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक केस, वो कहता है कि मैंने ऐसा और ऐसा होते हुए, टू और टू को फोर होते हुए मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा था, तो वो शायद हर जगह अप्लाई होता हो। तो ये ऐसा क्लेम जो है वो तो करता है, लेकिन ये बात को असर्ट नहीं करता है कि आपकी ये नॉलेज किसी स्पेसिफिक केस पे लगेगी या नहीं लगेगी। और सिंस द प्रपोजिशन डज नॉट रेफर टू एक्चुअल पर्टिकुलर, क्योंकि प्रपोजिशन किसी एक्चुअल पर्टिकुलर को डील नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर सिचुएशन को या इंस्टेंस को आप डील कर भी नहीं सकते, इसलिए हम जो डील कर रहे हैं वो शायद सिर्फ यूनिवर्सल से डील कर रहे हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन और ए प्राइमरी नॉलेज पे क्या कहते हैं? ये रसेल कहते हैं कि आपकी ये क्षमता ही है कि आप ये आप ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल्स जो हैं, ये हम क्रिएट कर पाते हैं, इसीलिए हम लॉजिकल और अरिथमेटिक ट्रुथ अपने एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आप एक सोचिए, आप अगर आपको अगर जैसे हमारे मैथमेटिक्स में आज के टाइम पे इंफिनिट तक की संख्याओं का हम वर्णन लिख सकते हैं। लिखने भी जाए अगर इंफिनिट तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आदमी लिख नहीं पाएगा इंफिनिट तक। तो इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं जो है कि आप कभी मिलियन तक या इंफिनिट तक नंबर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं और मैथ्स में वो होते हैं। एक इंफिनिट ना लेते हैं, हम मान लेते हैं क्वाड्रिट्रिलियन, समथिंग क्वाड्रिट्रिलियन। आप नहीं लिख पाएंगे, शायद आपका जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आप नहीं लिख पाएंगे 10000, नहीं लिख पाएंगे आप। तो आप कैसे फिर ये आप इतने नंबर्स आप क्रिएट कर रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ जीरो के पहले जो है हमारे पास नील, पद्म, शंख, यहाँ तक के नंबर्स थे, गिनने की पद्धति थी हमारे पास इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम्स में, जीरो के इन्वेंशन के पहले। पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, ऐसे बहुत सारे थे। तो ये आप इतना जो इंट्रिकेट वेब क्रिएट कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ना कर पा रहे होते तो फिर आप कर ही नहीं पाते। जो ये पूरा मैथ्स का इतना बड़ा एंडेवर है कि हम आज कॉस्मोस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका एंडेवर हो ही नहीं पाता, क्योंकि भाई आपके पास उतने नंबर तो है ही नहीं, आप कैसे जोड़ करके करते? मैं आपसे बोल दूं एक खरब चावल धन एक खरब चावल, धन चार खरब चावल, या कुछ भी बोल दूं आपसे जो है, आप उसे जब तक गिनेंगे नहीं तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। तो मैथ्स काम ही इसी प्रिंसिपल पे करती है कि मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से एब्स्ट्रैक्शन करती है, और उन एब्स्ट्रैक्शन के बेस पे एक थ्योरी खड़ी करती है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनते हैं, और उसके बेसिस पे आपकी मैथ्स चलती है। वापस अपने डिस्कशन पे आते हुए जो है हम लोग ए प्रायरी नॉलेज और यूनिवर्सल्स के बीच में जो रिलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पे फर्दर कहते हैं कि ए प्रायरी ट्रुथ जो होते हैं वो जनरल होते हैं, और उनका जो एप्लीकेशन होता है वो एम्पेरिकल पर्टिकुलर्स, या जो आपके सेंसरी डेटम आप जो आपको मिल रहा है उसके बेस पे आप जानते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। रसेल कह रहे हैं कि हालांकि ए प्रायरी ट्रुथ जो हैं वो जनरल हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है वो इन्वॉल्व करती है एम्पेरिकल पर्टिकुलर्स, वो पर्टिकुलर्स जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर पाए, और वो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं। और जो फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड हैं वो एक्सपीरियंस रिक्वायर करते हैं, जबकि जो ए प्रायरी प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
फिर ये डिस्टिंक्शन जो है एक तरीके से ये कंफ्यूजन लेकर के आता है कि एक्सपीरियंसर का रोल क्या होता है, या एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है ए प्रायरी नॉलेज में। ये बात इस प्रश्न को उठाती है। हमने दो चीजें डिस्कस की। हमने ये देखा कि कैसे जो ए प्रायरी ट्रुथ हैं वो जनरल हैं, और कैसे उनके एप्लीकेशन एम्पिरिकल पर्टिकुलर्स पे हम लगाते हैं, जो है जिन्हें हम एक्सपीरियंस के थ्रू जानते हैं। फिर फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड जो होता है उसका नॉलेज आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन ए प्रायरी नॉलेज के लिए, ए प्रायरी प्रिंसिपल्स के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो अब एक्सपीरियंस का क्या रोल है ए प्रायरी नॉलेज में? तो यहाँ पे रसल एक डिफरेंशिएशन लेकर के आना चाहते हैं एम्पिरिकल जनरलाइजेशन और ए प्रायरी जजमेंट में, लाइज इन द टाइप ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग देम, इनके बीच में। और बताते हैं कि ये दो जो डिस्टिंक्शन है एम्पेरिकल जनरलाइजेशन के बीच में और ए प्रायरी जजमेंट्स के बीच में, ये डिस्टिंक्शन उनके डोमेन के एविडेंसेस पे, जो उन्हें जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। फिर अगर आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं जो है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है जैसे आप यूनिवर्सल्स, दो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, और वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स क्या है? मैन और मॉर्टल। ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है क्योंकि आप इसमें यूनिवर्सल्स की जो अपनी नॉलेज है उसको आप लगा देते हैं। लेकिन जो एम्पेरिकल जनरलाइजेशन होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, और आप सारे इंस्टेंसेस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आप देख तो सकते नहीं, और इसलिए आप श्योर नहीं हो सकते। इंपेरिकल जनरलाइजेशन जो है उनके लिए इंडक्टिव इन्फेरेंस की जरूरत होती है ऑब्जर्व्ड केसेस से। आप इंडक्शन की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं इंपेरिकल जनरलाइजेशन को समझने के लिए अपने ऑब्जर्व केसेस से। ये हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को डिस्कस करते हुए। ए प्रायरी ट्रुथ जो होते हैं वो, उनके लिए, उनको जानने के लिए कोई इंपेरिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उनकी जो वैलिडिटी है वो लॉजिकल नेसेसिटी है रादर देन एक्सपीरियंशियल नेसेसिटी। कुछ नॉल फिर कुछ इंस्टेंसेस के बिना भी जो आपको नॉलेज होता है उस पे रसल हमारा ध्यान लेकर के आते हैं, और वो कहते हैं कि जो ए प्रायरी प्रपोजिशंस हैं उनको आप बिना किसी एक सिंगल इंस्टेंस के देखे हुए भी आप जान सकते हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक नया सम जो है, एक नया प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लिकेशन में। ये हमें पता है, ये प्रिंसिपल है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर जो नंबर्स हैं वो इन्फिनिट है, ह्यूमन थॉट तो फाइनाइट है, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो इंटीजर पेयर्स विल नेवर बी, मोस्ट इंटीजर पेयर्स विल नेवर बी कंसिडर्ड बाय एनीवन। अधिकतर इंटीजर पेयर जो है वो लोग उसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे थॉट की लिमिटेशन को बताते हैं रसल। और फिर एक थोड़ा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहते हैं जो है कि ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ टू इंटीजर्स विच नेवर हैव बीन एंड नेवर विल बी थॉट ऑफ आर ओवर 100। किसी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो होगा, ऑल प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स जिनको आपने कभी नहीं सोचा हो, जिनसे आपने नॉर्मल डे में डील नहीं किया हो, वो ओवर 100 होंगे या 100 से ज्यादा होंगे। हालांकि ये एक नेसेसरी ट्रूथ है, लेकिन आप इसको अपने इंस्टेंसेस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे। और इस केस में एम्पेरिकल जो वेरिफिकेशन की पद्धति है वो भी काम नहीं करेगी। अब कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं रसल जो है अबाउट प्रपोजिशंस बिना इंस्टेंसेस के। तो रसल कहते हैं, एक मिनट, सॉरी मित्रों, चार्जर थोड़ा सा, हाँ,
तो इन्फरेंस और फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए रसेल कहते हैं कि नॉलेज जो आपकी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की है वो इन्फरेंशियल है। आप सेंस डेटा परसीव करते हैं, आप ऑब्जेक्ट नहीं परसीव करते हैं। एक सेंसरी कर्टेन है, एक सेंसरी फिल्टर है, जो कि आपको ऑब्जेक्ट्स को आपके एक्सपीरियंस में प्रस्तुत करती है एज समथिंग। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से डील नहीं कर रहे होते हैं। यही आजकल डोनाल्ड हॉफमैन वगैरह की भी थ्योरी है, जो है उनकी जो किताब है द केस अगेंस्ट रियलिटी, उसमें वो डिस्कस करते हैं। और फाइनली रसल ये कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, दूसरे माइंड्स के बारे में और अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज, जैसे कि अ, कोई एक हमारे ब्रह्मांड में दूर कहीं एक जो शुरुआती टाइम था जो है उसमें देखने की बात आती है, तो ये अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज हैं जो है, तो ये अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज इन्हें हम देख नहीं पाते। उनकी जो नॉलेज है वो हमारे एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आप जनरल नॉलेज समझ सकते हैं बिना अक्वेंटेंस के। दो तरीके से बताया था नॉलेज हो सकती है। एक तरीका तो भाई नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन और नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। अब नॉलेज बाय एक्वेंटेंस के अलावा भी आपको जनरल प्रिंसिपल्स की नॉलेज होती है, जिनसे आपको डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं होता। तो ये इस आइडिया को री इन्फोर्स कर रही है कि नॉट ऑल नॉलेज रिक्वायर्स इंस्टेंसेस। सारी नॉलेज जो है आपकी वो सिर्फ इंपेरिकल इंस्टेंसेस पे रिलाई करे, ऐसा नहीं है। इसमें इंपेरिकल इन्फरेंसिंग भी होती है और ए प्रायरी रीजनिंग भी होती है। ठीक। तो कंक्लूजन में रसल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक बार फिर से कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। और तो रसल कहते हैं कि नॉलेज जो है उन्होंने दो तरीके से डिवाइड की: पर्टिकुलर्स के बारे में नॉलेज, यूनिवर्सल्स के बारे में नॉलेज। फिर इसके बाद सेंसिबल क्वालिटीज जो हैं वो बताई उन्होंने कि हम रिपीटेड परसेप्शन और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम जो है ये यूनिवर्सल्स जो हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करना चालू करते हैं। फिर रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस जो हैं वो भी यूनिवर्सल्स हैं जो कि एक्विंटेंस के थ्रू आपको पता लगती हैं। ए प्रायरी ट्रुथ जो है वो रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल्स को दिखाते हैं rather देन रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर्स को। फिर रशल ये प्रपोज करते हैं कि जितनी भी ए प्रायरी नॉलेज है वो डील करती है रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल्स से। फिर इसके बाद the objection that a priori knowledge might apply to particulars is refuted. Its validity does not depend on specific cases. ये objection जो है इसको लेकर के आते हैं कि ए प्रायरी नॉलेज पर्टिकुलर्स के बारे में भी हो सकती है, इस बात को रेफ्यूट करते हैं। और कहते हैं कि जो ये जो वैलिडिटी है नॉलेज की, ये स्पेसिफिक केसेस पे डिस्कस पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर इसके बाद वो रसेल हमारा ध्यान लेकर के आते हैं कैसे हम रोल ऑफ एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस का क्या रोल है ये प्रायरी नॉलेज में। तो बताते हैं कि हालांकि आपके प्रायरी ट्रुथ जो होते हैं वो जनरल होते हैं, लेकिन जिन पे आप अप्लाई करते हैं वहां पे वो इम्पेरिकल पर्टिकुलर्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आपका टू और टू प्लस टू इक्वल टू फोर, ये जो नॉलेज है ये एक्सपीरियंस मांगता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है टू और टू इक्वल टू फोर, इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए प्रिंसिपल की जरूरत है, प्रिंसिपल की समझ की जरूरत है, जिसमें दो और चार यूनिवर्सल्स हैं और प्लस का साइन है इक्वल टू, ये सब जो यूनिवर्सल्स हैं, जो रिलेशनल यूनिवर्सल्स हैं, उनकी समझ की जरूरत है। आपको हर बार स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे डील करना हो ऐसा नहीं। फिर इंपेरिकल जनरलाइजेशंस बताते हैं रसल की, वो हमारे इंडक्टिव इन्फेरेंस जो है उस पर डिपेंड करता है, जो कि हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। इंडक्टिव इन्फेरेंस पे डील करता है जो कि हमें एक्सपीरियंसेस से मिलता है। फिर ए प्रायरी प्रपोजिशंस जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के परे, वो अगर हों या होती हैं जो है उन एक्सपीरियंस के परे समझा जाता है एज अ लॉजिकल नेसेसिटी। आपके सोचने के कुछ बेसिक हाइपोथेसिस के बेसिस पे जो का आपकी सोच का फाउंडेशनल ब्लॉक बनाते हैं, तो वो उस प्रकार के सत्य हैं, वो लॉजिकल नेसेसिटी हैं। फिर इसके बाद रसल कहते हैं कि कुछ कुछ ए प्रायरी ट्रुथ्स जो होते हैं वो बिना पर्टिकुलर्स के भी आप जान सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देते हैं कि आप अ, जिन 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 इंटीजर्स के बारे में आपने अपने डेली लाइफ में नहीं सोचा हो, उन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा या जो मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होगा वो 100 के ऊपर होगा। अब ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कि वैलिड है, भले ही इसके किसी ने न देखा हो न वेरीफाई किया।
अब इसका एपिस्टेमोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लेकर के आते हैं रसेल और कहते हैं कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज है वो इन्फेरेंशियल है, क्योंकि आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली परसीव नहीं करते, आप परसीव करते हैं सेंस डेटा। Similarly, our knowledge of other minds or observable things relies on general knowledge without direct acquaintance. अदर माइंड्स के बारे में हमारी नॉलेज और उन चीज़ों के बारे में हमारी नॉलेज जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन के स्पेक्ट्रम से बाहर हैं, वो डिपेंड करती हैं जनरल नॉलेज पे रादर देन डायरेक्ट एक्वेंटेंस पे। फाइनली नॉलेज ऑफ थिंग्स को दो तरीके से विभाजित करते हैं। वो कहते हैं कि इमीडिएट होती है जो कि आपको एक्वेंटेंस से मिलती है, और डेरिवेटिव होती है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिलती है। जो एक्वेंटेंस होती है उसमें आप पर्टिकुलर सेंस डेटा और यूनिवर्सल्स इत्यादि के साथ आप परिचित होते हैं। जो डेरिवेटिव होती है उसमें आपको एक्वेंटेंस की जरूरत है और ट्रुथ्स का जो नॉलेज है उससे अभिगत उससे अवगत होने की जरूरत है। फिर नॉलेज ऑफ ट्रुथ भी दोनों ने दो प्रकार का बताया। एक इमीडिएट होता है जो जिसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, जो कि आपको अरिथमेटिक में मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो डेरिवेटिव होते हैं जो कि आपको डिड्यूस करने होते हैं। और एरर तब अराइज होता है जब आप नॉलेज ऑफ ट्रुथ की बात कर रहे हैं। एक्वेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है। इस पे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो रसेल जो है एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं अपने अगले चैप्टर के लिए। इस पे प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर आपका माइंड जो है वो खेल करे, वो आपको कोई साइकोटिक स्टेज उत्पन्न करे, वो कोई हेलुसिनेटरी स्टेज उत्पन्न करे, तो फिर आपके जो डायरेक्ट एक्वेंटेंस है उस पे भी प्रश्न उठ जाएगा। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस और कॉन्ट्राडिक्शन से ये ऐसे प्रिंसिपल्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन रसेल ने एक तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सल्स की नॉलेज हम कैसे प्राप्त करते हैं उस पर एक डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन से ले आकर के हमें नॉलेज ऑफ ट्रुथ पर हमें ला करके खड़ा किया, और ये बताया कि जो एरर है वो तभी होता है जब नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो है कंसर्निंग वो होता है। तो इसके साथ मैं आप लोगों के साथ आज विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।